हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं भूगोल विषय के चैप्टर 5 के क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में। तो दोस्तों क्वेश्चन एंड आंसर्स के डिस्कस करने से पहले दोस्तों आइए हम परिचित हो लेते हैं इस चैप्टर्स के नाम से। तो इस चैप्टर का जो नाम है दोस्तों वो है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो दोस्तों जो पृथ्वी का प्रमुख परिमंडल है, इस चैप्टर मतलब इस जो क्वेश्चन आंसर का जो सेक्शन है ना, उसमें हम इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों इससे पहले मैंने इस चैप्टर को आपको पहले वाले वीडियो में अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, इस पर जाकर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों तभी आपको ये क्वेश्चन एंड आंसर्स अच्छे से समझ आएंगे। तो दोस्तों मैं अरुण कुमार शर्मा आपका आपके फ्यूचर टारगेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि दोस्तों आप पेन और कॉपी साथ लेकर बैठ जाइए और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आप साथ ही साथ नोट करते चलिएगा। दोस्तों मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको इन क्वेश्चन एंड आंसर्स को अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और हमारी वीडियो को लाइक करना होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स समझाने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। यानी कि दोस्तों उसने पहले ही कह दिया है कि इनके जो आंसर्स हैं ना हमें बिल्कुल शॉर्ट्स में देने हैं, ऐसा नहीं है कि उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। तो बिल्कुल संक्षेप में इसका आंसर देंगे दोस्तों और अच्छे से इसको मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है, आप भी अपनी मतलब बुक में पीछे जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं ना उनको आप अच्छे से देखते रहिएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का नाम है पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडलों के कौन कौन से हैं। जो पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं, यानी दोस्तों मैंने आपको इस चैप्टर में परिमंडलों के बारे में अच्छे से समझाया है। तो इस पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल हैं। पहला है दोस्तों कौन सा, जलमंडल। पहला है जलमंडल। जलमंडल कौन सा होता है दोस्तों, तो आप थोड़ा अपने मस्तिष्क में कल्पना करिए कि आप एक नदी के समीप खड़े हैं, तो आपको दूर दूर तक क्या है वहां पर पानी दिखाई देगा। तो पानी दिखाई देगा, अगर मान के चलो दोस्तों अगर आपके चारों तरफ इतना ही पानी और आ जाए तो आपको कैसा लगेगा दोस्तों। आपको ऐसा लगेगा कि हमें पानी ने चारों ओर से घेर लिया और हम पानी के बीच में आ गए हैं। तो इससे क्या है कि हमें वो वाली फीलिंग आएगी कि जो जलमंडल है, जलमंडल यानी जल से घिरा हुआ आवरण, यानी उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, जलमंडल। तो इसका जो पहला भाग हो गया वो हो गया जलमंडल, और जो कि मैंने आपको चैप्टर में बहुत विस्तार से इसके बारे में समझा रखा है दोस्तों। दूसरा जो पार्ट है वो है स्थलमंडल। स्थलमंडल कौन सा हो गया दोस्त, स्थलमंडल जिस पर आप खड़े हुए हो, क्योंकि बिना स्थल के आप खड़े नहीं रह सकते। कभी कोशिश करके देख लीजिएगा कि आप पानी पे खड़े हो सकते हो क्या। पानी में खड़े हो सकते हैं लेकिन पानी के ऊपर आप खड़े नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि वो जलमंडल है, वो जल वाला भाग है। तो पृथ्वी में का जो दूसरा मंडल है वो है स्थलमंडल। स्थलमंडल का मतलब है जमीन वाला भाग। अब आपको एक मैं तथ्य देता हूं दोस्तों, इससे क्या है आपको और क्लियर हो जाएगी इसके बारे में चीजें। ये जो हमारी पृथ्वी है ना उस पर 71% जल और 29% भाग पर स्थल यानी जमीन वाला हिस्सा है। तो आप खुद ही सोच लीजिए दोस्तों। तो ये वाला जो तथ्य है ना, तो ये 71% वाला जो भाग है वो पूरा जलमंडल कहलाता है। आपको ज्यादा रटने की भी जरूरत नहीं है। और जो 29% वाला जो हिस्सा है वो क्या कहलाएगा दोस्तों, स्थलमंडल। तो आप अपनी कॉपी में साथ ही साथ नोट डाउन करते चलिएगा दोस्तों। और अब हम बात करते हैं तीसरे मंडल के बारे में। जो तीसरा मंडल है, तीसरा मंडल के बारे में आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। आप जहां खड़े हो ना तो आप ऊपर की ओर देखिए, आपको ऊपर की ओर एक दृश्य दिखाई देगा, यानी कि जो हमें चारों ओर से मतलब वो दिखाई तो नहीं देगा लेकिन आप उसे अच्छे से महसूस कर सकते हो। महसूस कैसे कर सकते हो, आप अपनी या तो आप अपना रूमाल निकाल लीजिए जेब में से, या फिर अपनी मतलब आपके पास कोई हल्की चीज हो या कोई पॉलीथिन हो, आप जैसे ही उसे निकालेंगे ना तो वो क्या है रोटेट होने लगे, मतलब वो गति करने लगेगी चीजें। तो आप एक दिमाग में एक बात सोचिए, वो किससे रोटेट हो रही है या किससे वो हिल डुल रही है चीजें।
तो वो हिलडुल रही है वायु के द्वारा। तो आप खुद सोचिए दोस्तों, वायु है ना, तो वायु सभी जगह है। तो मैंने आपको इस चैप्टर में बताया था कि वह आवरण जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, यानी जो हमारे ऊपर है वो सभी के ऊपर होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो जो वायु है ना वो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। तो जब वायु से हम चारों ओर से घिर गए, पहले हम जल से घिरे थे हैं, फिर जमीन से घिरे थे, तो अब जैसे जल से घिरे थे उसे जलमंडल, और वायु ने हमें चारों ओर से घेर लिया उसे हम वायुमंडल कहते हैं, और जमीन ने हमें चारों ओर से घेर लिया तो इसे हम स्थलमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल के बारे में मैंने आपको एक तथ्य बताया था, इससे आप इसे अच्छे तरीके से याद रख सकते हो। तो दोस्तों वायु का जो आवरण हमें चारों ओर से घेरे हुए है तो उसे हम वायुमंडल कहते हैं। तो इसमें हमें याद रखने की क्या जरूरत है दोस्तों, जो जल से घिरा है उसे जलमंडल, और जो स्थल से घिरा हुआ है उसे स्थलमंडल, और जो वायु मतलब जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वो वायुमंडल है दोस्तों। चौथा जो मंडल है वो क्या है, वो है जीव मंडल। जैसा कि दोस्तों नाम से ही पता है, जैसे इसमें क्या है, जीव जंतु, सारे जीव जंतु शामिल हैं। जैसे मैंने जैव मंडल के बारे में आपको समझाया है, तो उसमें जीव मंडल यानी हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं दोस्तों। जैसे आपने देखे होंगे, उसमें से कुछ घरेलू जीव जंतु हैं, कुछ जलीय जीव हैं, कुछ पेड़ पौधे हैं, क्योंकि पर्यावरण की दृष्टि से पेड़ पौधे भी सजीव माने गए हैं। तो ये आप विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को देखते होंगे, तो उनसे मिलकर एक मंडल बनता है, उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, जीव मंडल। तो उम्मीद है दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है ना बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसको मैंने आपको समझाने के लिए इतना डिस्क्रिप्ट में समझाया है। तो दोस्तों पृथ्वी के जो 4 परिमंडल हुए वो हुए भूमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जीव मंडल। तो दोस्तों आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों दूसरा वाला क्वेश्चन है उसको मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ दोस्तों। आप उम्मीद है आप साथ ही साथ इसे नोट करते हुए चल रहे होंगे। दोस्तों इनसे संबंधित जो कोई भी आपको डाउट्स हो या क्वेरीज हो तो आप मुझे बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों दूसरा जो चैप्टर है वो है क्वेश्चन है वो है पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के बारे में बताइए। तो दोस्तों मैंने चैप्टर को बहुत अच्छे से आपको समझाया है। जो प्रमुख महाद्वीप हैं वो हैं 7। जो स्थलमंडल के बारे में जैसे ही हम अध्ययन करते हैं ना, जो जमीन वाला हिस्सा है, मतलब पूरी पृथ्वी का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप कौन से हैं आप एटलस में जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं आपको चित्र में उसे अच्छे से दिखा दूंगा, तो इससे क्या है आपको समझने में आसानी होगी। तो उसमें दोस्तों आप साथ ही साथ चलिए। जैसे पहला कौन सा हुआ एशिया, दूसरा हुआ कौन सा अफ्रीका, तीसरा यूरोप, चौथा हुआ ऑस्ट्रेलिया, पांचवा हुआ उत्तरी अमेरिका, छठवां हुआ दक्षिणी अमेरिका और 7वां हुआ अंटार्कटिका महाद्वीप। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा समझाने की बात नहीं है, क्योंकि मैंने चैप्टर में आपको इसे अच्छे से समझा रखा है। इसमें केवल आपको ये नाम ही याद रखने हैं, और इन्हें याद रखने के लिए आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप मैप में जैसे ही आप देखोगे मैं आपको अच्छे से इस पर समझा दूंगा, उनको मतलब हाईलाइट करके, और आप भी मतलब एटलस को खोल के आप देखेंगे ना तो उनको आप क्लियरली समझ सकते हो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों जब हम पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में पढ़ें और इसके बारे में ना पढ़ें तो फिर क्या है कि इस चैप्टर को हमने अच्छे से समझा नहीं है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों आप इस पर टिक लगा लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन है 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। यानी ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 ऐसे महाद्वीपों के नाम बताइए जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं, क्योंकि इससे पहले तो उसने पूछ लिया महाद्वीप कितने हैं, अब वो पूछ रहा है कि ऐसे कौन से महाद्वीप हैं जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। तो दोस्तों मैंने पिछले चैप्टर्स में आपको बताया था कि जो पृथ्वी है उसमें 2 गोलार्ध होते हैं, एक उत्तरी गोलार्ध एक दक्षिणी गोलार्ध। इसको आप कैसे याद रखोगे दोस्तों, जो आपके सर के ऊपर है वो उत्तरी गोलार्ध हो गया, और जो पैर के मतलब जो पैर की तरफ है वो दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो आप दक्षिणी गोलार्ध को जैसे देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको 2 गोलार्ध दो मतलब महाद्वीप दिखाई देंगे, एक ऑस्ट्रेलिया और एक अंटार्कटिका। तो जैसे ही आप दोस्तों इसमें देखोगे ना तो आपको दक्षिणी गोलार्ध में 2 महाद्वीप दिखाई देंगे, एक ऑस्ट्रेलिया और एक अंटार्कटिका महाद्वीप। तो फ्रेंड्स
इसमें केवल संक्षेप में ही आप हमें उत्तर देना है। मुझे नहीं लगता दोस्तों आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो। अगर आ भी रही है ना तो आप बेझिझक मैं अपना पर्सनल नंबर आपको दे दूंगा, जिस पर आप मेरी टीम से सवाल पूछ सकते हैं। दूसरा दोस्तों, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर भी मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप सवाल नहीं पूछोगे तो मैं आपकी समस्या को नहीं जान पाऊंगा और मैं उसका समाधान नहीं कर पाऊंगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में, दोस्तों आप उसको साथ ही साथ पढ़ते रहिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मैं लास्ट में आपको इन्हें याद रखने की एक ट्रिक बताऊंगा दोस्तों। आप अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। तो वायुमंडल के बारे में मैंने चैप्टर में दोस्तों आपको विस्तार से समझाया है, बस केवल इसमें परतों के नाम बताना है। तो कितनी परतें हैं दोस्तों? 5 परतें वायुमंडल की। वायुमंडल क्या है? जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। तो 5 परतें हैं इसकी। कौन कौन सी हैं दोस्तों? एक क्षोभ मंडल, एक समताप मंडल, एक आयन मंडल, एक बहिर्मंडल और एक है मध्य मंडल। मध्य मंडल को कैसे याद रखेंगे दोस्तों? जो बीच में है, इन दो तो हो गए, क्षोभ मंडल और समताप मंडल, इनके बीच में मध्य मंडल। फिर है तुम्हारा वायुमंडल और एक है तुम्हारा बहिर्मंडल। तो दोस्तों ये 5 प्रमुख मंडल हो गए। तो उम्मीद है दोस्तों आप इनको साथ ही साथ नोट करते रहिएगा, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में आपसे ऐसे ही सवाल पूछेगा, वो आपको डिटेल में नहीं पूछेगा, क्योंकि मैं डिटेल में जो समझा रहा हूँ ना, मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ ताकि वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ सकें और जैसे ही आप एग्जाम देने जाए ना तो आपको वो चीज़ें स्वतः पढ़ते ही याद आ जाएं। तो दोस्तों आप इसे करते रहिएगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है मैं दोस्तों पढ़ते जा रहा हूँ, आप भी साथ ही साथ पढ़ते रहिएगा, क्योंकि अब अगर आपने जो चैप्टर है वो अच्छे से पढ़ा होगा ना तो मुझे नहीं लगता कि आपको अलग से इसमें कोई मेहनत करने की जरूरत पड़ रही होगी। तो दोस्तों इसका नाम है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों आप एक मुझे बात बताइए कि आप अभी इस समय पर मतलब कौन से कलर की शर्ट पहने हुए हैं। तो उम्मीद है दोस्तों इसमें से आपके उत्तर होंगे या तो लाल कलर की होगी या हरे की या पीले की, यानी जिस तरह की आपको वो दिखाई दे रही होगी आप मुझे वही बताएंगे। तो दोस्तों इससे आपको ये समझ में आया होगा कि जो चीज़ हमें जैसी दिखाई देती है, जिस रंग की दिखाई देती है, हम उसे उसी रंग की कहेंगे। तो दोस्तों जैसे आप अपने एटलस में देखोगे या वैसे भी देखोगे तो आपको क्या है कि पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देगी, लेकिन ये तो क्वेश्चन में ही पूछ रहा है, तो आप ये इसका आंसर नहीं हुआ दोस्तों। इसका मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी को आप देखोगे वो नीला क्यों दिखाई दे रही है, वो हरी क्यों नहीं दिखाई दे रही। दोस्तों वो नीली इसलिए दिखाई दे रही है कि मैंने दोस्तों आपको इससे ऊपर वाला क्वेश्चन था, मैंने उसके बारे में एक फैक्ट दिया था कि हमारी जो पृथ्वी है ना उस पर 71% भाग, यानी कि अगर पृथ्वी को 100% भाग है उसमें से 71% वाला जो हिस्सा है वो केवल जल से घिरा हुआ है, यानी पृथ्वी पर 71% हिस्से पर जल पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अधिकांशतः भाग पर जल है, और जिस चीज़ के अधिकांशतः भाग पर अगर जल हो ना तो कहीं ना कहीं उसके अधिकांशतः भाग पर उसी का कब्जा है, तो कहीं ना कहीं उसी के नाम से हम उसे जानेंगे। तो पृथ्वी के अधिकांश भाग पर जल पाया जाता है, इसलिए यानी 71% भाग पर, इसलिए पृथ्वी हमें नीली दिखाई देती है। तो उम्मीद है दोस्तों यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है। यानी उत्तरी गोलार्ध है, यानी दोस्तों ऊपर वाला गोलार्ध है, यानी कि सर के मतलब पृथ्वी में अगर विषुवत रेखा के ऊपर देखा जाए तो वो उत्तरी गोलार्ध है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो उत्तरी गोलार्ध है पृथ्वी का उसमें जमीन वाला हिस्सा ज़्यादा क्यों है, मतलब स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है उसको, जो गोलार्ध है उसको हम स्थलीय गोलार्ध क्यों कहेंगे। तो नाम से ही पता चल रहा है क्योंकि वहाँ पे जमीन ज़्यादा होगी इसलिए उसे स्थलीय गोलार्ध कहते हैं, क्योंकि जो पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पर जमीन वाला हिस्सा अधिक है, इसलिए हम इसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इन क्वेश्चन एंड आंसर से संबंधित जो कोई भी डाउट्स हों या समस्या आ रही हो, वैसे तो आनी नहीं चाहिए, अगर आ रही हो ना तो आप बेझिझक आप मेरे से क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको अच्छे से आंसर्स करने का प्रयास करूँगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है कि जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप इसमें अपना ही उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि आप हैं दोस्तों, आप पृथ्वी पर क्यों जीवित रह पा रही हो, क्योंकि यह सारे मंडल हैं। जैसे वायुमंडल है, वायुमंडल हमारे लिए कैसे उपयोगी है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है, इससे हम सांस ले रहे हैं।
और स्थलमंडल क्यों उपयोगी है, क्योंकि इस पर हम रह रहे हैं, अगर ये नहीं होता तो हम अंदर चले जाते। दूसरा अगर देखा जाए ना तो स्थलमंडल पर हम खेती करते हैं और जीव जंतुओं को हम पालते हैं और उनसे दूध भी प्राप्त करते हैं, जैसे कि भैंस हुई, गाय हुई, इनको हम पालते हैं और इनसे दूध प्राप्त करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका अगर मैं ये निष्कर्ष निकालूं कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, मतलब पीने के लिए पानी जलमंडल से प्राप्त हो रहा है। दूसरा, स्थल पर हम रह रहे हैं और वायु से हम ऑक्सीजन लेकर सांस ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गई। क्योंकि दोस्तों आप कल्पना करिए कि 1 मिनट के लिए अगर आपको ऑक्सीजन न दी जाए तो क्या आप जीवित रह पाएंगे? आपका आंसर होगा बिल्कुल नहीं। फिर दूसरी तरफ आप देख तो ये क्या है, आपकी जलमंडल पर निर्भरता दर्शाती है। दूसरा, अगर आपको वायुमंडल पर निर्भरता दर्शाती है, सॉरी फ्रेंड्स। दूसरा है, अगर आपको पानी नहीं मिले तो आप जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि कहा ही जाता है कि जल ही जीवन है। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सोच समझ के कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि अगर एक बार को व्यक्ति को भोजन न मिले कई समय तो वो 2-4 दिन तक जीवित रह लेगा, लेकिन अगर पानी नहीं मिले तो आप खुद ही देख लीजिए कि क्या इसका असर होता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए ये क्वेश्चंस भी मैंने आपको समझा दिया। तो दोस्तों ये आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स हो गए। तो ये क्वेश्चन एंड आंसर्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे।